फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था दैट इट इन्वॉल्व्स 3 फाइनेंशियल डिसीजंस: financing decision, investment decision and dividend decision. We have already discussed investment decision and financing decision. Now it is time to discuss dividend decisions. So I, Nilima Mehta, welcome you to Financial Management Part 6. That portion of profit which is distributed amongst shareholders is known as dividend, right? So now we have to understand what is dividend decision. देखिए, डिविडेंड पॉलिसी होती है एक्चुअली कंपनी की, मतलब जो भी कंपनी टोटल प्रॉफिट अर्न करती है जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे डिसाइड, दैट इज द मैनेजमेंट डिसाइड, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू रिटेन विद द बिजनेस, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट विद द बिजनेस, राइट. जो पैसा हम रिटेन करेंगे, लास्ट ईयर आप सबको याद होना चाहिए कि क्लास 11th में सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपने रिटेन्ड अर्निंग पढ़ा था. ये वही रिटेन्ड अर्निंग है. अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे और रिटेन कर रहे हैं तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा. ठीक है, हम सब जानते हैं कि द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स शेयर होल्डर्स is used or can be used as a source of finance in various situations because it has got several I will say advantages, merits as compared to other sources of finance. तो वो पार्ट जो कि रिटेन किया जाता है रिटेन अर्निंग कहलाता है और वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दैट इज डिविडेंड. अब ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में है कि वो ये डिसीजन ले कि उन्हें पैसा जो है वो बचा के रखना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक रिटेनिंग प्रॉफिट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर इन टोटल 11 पॉइंट्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन बाय. The first factor affecting dividend decision is obviously the amount of earnings. कंपनी के पास प्रॉफिट होना चाहिए, then only they can declare dividend. याद रखिएगा, a company is allowed to make payment of dividend only and only out of the current and past profits, no other way. आपके पास दो ही तरीका फंड्स हैं. पहला, या तो you should have current profits और you should have past profits, यानी कि आपके पास undistributed reserve of profit होना चाहिए, undistributed profit होना चाहिए. Second and third point, these points are a little bit related to each other. I will take up the third point first. This point says that the company should try to follow a policy of stabilizing dividend per share, है ना. आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी फॉलो करनी चाहिए. इस साल अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अगले साल भी कीजिए, उसके अगले साल भी कीजिए और एक सिमिलर रेट पे कीजिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आप करंट ईयर में सपोज कीजिए कि आपने 20% प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, नेक्स्ट ईयर आप 5% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें. अगर आप ऐसा करेंगे, इट इज गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट योर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, राइट. सो आपको क्या करना है, यू शुड ट्राई to follow a consistent, a stabilized dividend per share. That policy should be there. The first factor affecting dividend decision is obviously the amount of earnings. कंपनी के पास प्रॉफिट होना चाहिए, then only they can declare dividend. याद रखिएगा, a company is allowed to make payment of dividend only and only out of the current and past profits, no other way. आपके पास दो ही तरीका फंड्स हैं. पहला, या तो यू शुड हैव करंट प्रॉफिट्स और यू शुड हैव पास्ट प्रॉफिट्स, यानी कि आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होना चाहिए. सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर a little bit related to each other. I will take up the third point first. This point says that the company should try to follow a policy of stabilizing dividend per share, है ना. आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी फॉलो करनी चाहिए. इस साल अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अगले साल भी कीजिए, उसके अगले साल भी कीजिए और एक सिमिलर रेट पे कीजिए. ऐसा नहीं हो सकता कि आप करंट ईयर में सपोज कीजिए कि आपने 20% प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, नेक्स्ट ईयर आप 5% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें.
अगर आप ऐसा करेंगे इट इज गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट योर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, राइट? सो आपको क्या करना है, यू शुड ट्राई टू फॉलो अ कंसिस्टेंट, अ स्टेबलाइज्ड डिविडेंड पर शेयर, दैट पॉलिसी शुड बी देयर। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी अर्निंग्स की। दो सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। एक वो कंपनी है जिसकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट स्टेबल है, और एक दूसरी कंपनी है जिसकी अर्निंग्स कभी बहुत हाई होती है, कभी लो हो जाती है, कभी मीडियोकर रहती है, लाइक दैट, विच इज अनस्टेबल। अगर आपकी स्टेबल अर्निंग्स हैं, यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू डिक्लेयर हाइयर डिविडेंड्स। लेकिन अगर आपकी अर्निंग्स फ्लक्चुएटिंग है, अनस्टेबल है, इन दैट सिचुएशन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा while declaring dividend, right? Now, why do we retain profit? So that we can reinvest. So if the business is having good growth opportunities, right, they are in a position to declare, they are in a position to retain the profits so that the same profit can be reinvested. लेकिन अगर बिजनेस के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो आप इजीली डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए। नेक्स्ट, you should always check that you should have enough cash available to make payment of dividend. So please check your cash flow position. Do you have enough cash? If you have enough cash, then only you can declare dividend for the smooth payment of dividend to the shareholders. Now, the next important point, that is shareholders preference. देखिए, आपका जो शेयर होल्डर्स का ग्रुप है उसमें कई तरीके के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ये एक्सपेक्ट करें कि आप अभी हमें डिविडेंड डिक्लेयर मत कीजिए, आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दीजिए, फ्यूचर में जब हायर प्रॉफिट्स होंगे तब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप रिटेन कर सकते हैं प्रॉफिट को। लेकिन हमारे ग्रुप में कई बार ऐसा होता है कि देयर आर शेयर होल्डर्स हु डिपेंड और वो एक्चुअली एक्सपेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेगुलर इनकम। In that situation, you will have to declare dividend according to the requirements of the shareholders. Next, please check the taxation policy. याद रखिएगा, the dividend is added to the income of the shareholders, right? This increases their tax liability because less income, less tax. Higher income, higher tax. Dividend added to income, it increases the tax, right? In such if such is the situation, then आप थोड़ा सा कम डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए। लेकिन if the situation is like the current situation, that dividend distribution tax is applicable. In case the dividend distribution tax is there, then the tax is actually deducted at the time of the distribution of dividend. So the overall in such situation the shareholders prefer higher dividends, वो ज़्यादा dividend को prefer करते हैं। अब बात आती है stock market reactions की। Definitely अगर आप dividend declare करेंगे तो उसका positive रिएक्शन आएगा शेयर मार्केट में, अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। और अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते या लो डिक्लेयर करते हैं, इन सच अ सिचुएशन द शेयर मार्केट मे रिस्पॉन्स इन अ not so positive or negative manner, right? It is going to affect the share prices of your company. So the possible impact of dividend policy on equity share prices is an important factor to be considered while taking dividend decision, right? Last we have is we have is access to capital market. Yes, ध्यान से सुनना मेरी बात। We as management of the company retain profits so that they can be invested they can be used as a source of finance. But if you are such a company who is having such an image that whenever you will go to the share market in need of funds, you will be able to raise funds easily. In that case, there is no need to retain profit. फिर से सुनिए, हम प्रॉफिट रिटेन क्यों करते हैं? इसलिए ताकि हम उसको एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकें। लेकिन अगर हमें पता है कि हम जब भी शेयर मार्केट में जाएंगे वहां से आसानी से हमें फंड्स मिल जाएंगे,
ऐसी सिचुएशन में क्या जरूरत है आपको फंड्स जो है वो रिटेन करने की, आपको आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है। लेकिन अगर ऑपोजिट सिचुएशन है, आपको पता है कि कैपिटल मार्केट से आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, then you don't have any other option but to retain profits and declare less dividend. नेक्स्ट वी हैव इज लीगल कॉन्स्टेंट्स। अगर लॉ में कुछ ऐसा लिखा है, स्पेशली कंपनीज एक्ट में लिखा है, या कोई प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है जो कि आपके डिविडेंड डिसीजन पे अफेक्ट करती है, प्लीज कंसिडर दैट। एंड द फाइनल वन वी हैव इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। ये कहते हैं कि द डिबेंचर होल्डर्स और द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, whenever they give us fund, right, they put certain clauses, certain restrictions on distribution of dividend. If such clauses are there in the contract with your creditors, please consider that you can declare dividend only after following or fulfilling the clauses contained in the contract, right? So we are making business studies easy with this YouTube channel. सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और कमेंट सेक्शन में कुछ तो बताइए कि क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाय।